हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। आज की क्लास में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको एक बात समझना है, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है, तो बड़े ही ध्यान से समझना। फिक्स कैपिटल वो वाली कैपिटल है जो मुझे फिक्स असेट्स खरीदने के लिए चाहिए। बात समझो, क्या है, अगर मैं सारा पैसा इन्वेस्ट करके रख दूं तो भी दिक्कत है, और सारा पैसा बचा के रख दूं तो भी दिक्कत है। तो फिक्स कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए, उसके लिए क्या फैक्टर है कि पैसा ज्यादा चाहिए या पैसा कम चाहिए। तो हमने बात करी थी कि हमने सारा का सारा हमारा फंड कहां लगा दिया था, जीटी में फंड्स। मैंने शायद याद करा दिया था क्या वाला, ठीक है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। जीटी में फंड्स, जी से मैंने आपको बताया था ग्रोथ, टी से मैंने आपको बताया था चॉइस ऑफ टेक्निक, एच से मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव, यू से बताया था टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एन से बताया था नेचर, डी से बताया था डाइवर्सिफिकेशन, और एस से बताया था साइज ऑफ द बिजनेस। यही मैंने आपको करा के कंप्लीट कर लिया था। आज अपन अगली क्लास में आगे की चीज में ये देखेंगे, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कॉपी में साथ साथ लिखते हुए चलो। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, डिविडेंड को। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। आओ एक एक चीज डिटेल में समझाते हुए चलता हूं। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कंपनी जो पैसा कमाती है, कंपनी जो पैसा अर्न करती है, वो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करती है किसको, अपने शेयर होल्डर्स को। किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर। क्या एक ही शेयर होल्डर होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इतने सारे शेयर होल्डर्स को, इतने सारे शेयर होल्डर को, इतने सारे शेयर होल्डर को, इतने सारे शेयर होल्डर को ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, इसी को बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोला जाता है, डिविडेंड। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज से समझाता हूं। मान लो मैं एक कंपनी हूं, तुम सब नॉर्मल पब्लिक हो, मैंने तुम्हें मेरा आइडिया बताया कि मैं ऐसे एक बिजनेस करना चाहता हूं, तुमने बोला आइडिया बहुत अच्छा है। मैंने बोला सब थोड़ा 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 पैसा दे दो, तुम्हारे पैसे से मैं बिजनेस करूंगा, जो कमाऊंगा थोड़ा सा खुद रखूंगा, बाकी तुम सब में बांट दूंगा, बाकी तुम सब में। तो जो तुम सब में बांट रहा हूं, जो तुम सब में, उसी को बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोला जाता है, बोलो बात समझ में। अब बात समझ में, डिविडेंड की क्या होती है। तुम लोग कौन थे, ओनर, तुम सबने मुझे पैसा दिया, मैंने उसी पैसे से बिजनेस किया, अब बिजनेस करके जो कमाया उसी को तुम्हें बांटूंगा, उस बांटने को क्या बोला जाता है, डिविडेंड। तो ये जो पैसा मैंने कमाया, मैं कौन हूं, कंपनी, मैंने पैसा कमाया, तो भी पैसा मेरे पास पड़ा है, ये बांटूं या नहीं बांटूं। तो सर बांट तो ना, उन्हीं का तो है। तो ध्यान से सुनना, मान लो कल को मेरे बिजनेस में कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है और मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, कहां से लाऊंगा, लोन लूं। जब मेरा खुद का पैसा पड़ा था तो क्यों दिया, तो बोलते मत दो। तो फिर ये सारे लोग डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने आप में इन्वेस्ट क्यों किया। तो डिविडेंड देता हूं तो भी दिक्कत, और डिविडेंड नहीं देता तो भी दिक्कत। इसलिए बात उठते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। क्या उठते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, रिपीट करो मेरे साथ साथ, क्या उठता है, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, क्या फैक्टर है। आपको बस एक बात याद रखनी है, हुआ क्या, अंश है नाम, अंश है, सही है स्पेलिंग, एन को आर कर दो, इसको आर कर दूं, हाँ ठीक है, अर्श, ठीक है। अर्श की गर्लफ्रेंड बोलती है, सारा दिन मेरे से फोन पे बात करता है तो गाड़ी ढंग से कैसे चलाएगा, इधर उधर तो बेड़े गई, ठीक है। तो अर्श का एक कंपनी का सीईओ है, एक कंपनी का कौन है, सीईओ। तो इसकी गर्लफ्रेंड ने इससे पूछा, तू मुझे बता दे क्या तेरी कंपनी डिविडेंड देगी, क्या तेरी कंपनी डिविडेंड देगी क्या, अगर डिविडेंड देती है तो मैं उसी में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो इसने बोला देखो यार, ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगी, हर्षद मेहता वाला केस, तो मैं आपको वो डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ना एक पूरा का पूरा सैंपल दे सकता हूं, एक पूरी की पूरी ना बुकलेट दे सकता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां लास्ट 5 सालों में डिविडेंड देते जा रही है, तो तुम पढ़ के इन्वेस्ट कर लेना। बात समझ में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। क्या पूछा गया, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो इसने जीएफ को क्या दिया, सैंपल, क्या दिया, सैंपल। जीएफ को क्या दिया, सैंपल, और बोला इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता, मैं मैक्सिमम यही बता सकता हूं कि कौन कौन सी कंपनी ने
डिविडेंड दिया है। मैं पूरी डिटेल नहीं बता सकता, बाकी यू टेक केयर। रिपीट कर रहा हूं, GFTC सैंपल, रिपीट करो मेरे साथ, GFTC सैंपल, रिपीट करो, GFTC सैंपल। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इससे पूरे के पूरे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, डिविडेंड देना है या नहीं देना। इसने GF को क्या बोला, GF को सैंपल दिया और बोला टेक केयर। GFTC सैंपल, रिपीट करो, GFTC सैंपल। आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है नंबर 1, दैट इज ग्रोथ। सबसे पहला कौन सा होगा, ग्रोथ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर बिजनेस की ग्रोथ अवेलेबल है, इफ यस, और एक होगा इफ नो, इफ यस और इफ नो, इफ यस और इफ नो। तो ग्रोथ अवेलेबल है या नहीं है, तो बड़े ध्यान से सुनना, अगर ग्रोथ अवेलेबल है तो ये जो पैसा आपने कमाया है ना, कंपनी ने जो पैसा कमाया है उसको बचा के रखो, बांटो मत, आपके बिजनेस में काम आएगा। बात समझो, लॉजिकली समझो। मान लो ये इंस्टीट्यूट मुझे धीरे धीरे डेवलप करना है और मुझे लग रहा है ग्रोथ अवेलेबल है, तो इस साल जो मैंने पैसा कमाया वो मेरे पेरेंट्स को दे दूं या बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रखूं, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रखो। तो अगर आपकी ग्रोथ अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। बात समझ में आया? और अगर आपकी कंपनी में कोई ग्रोथ अवेलेबल नहीं है, आप ऑलरेडी कहां पहुंच चुके हो, टॉप पे पहुंच चुके हो, तो डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। बोले बात समझ में आया? रिपीट करो मेरे साथ साथ, कैसे याद किए थे आपने, GFTC सैंपल, रिपीट करो, GFTC सैंपल, GFTC सैंपल। पहला पॉइंट लिख दिया सबने, तो जी से कौन सा हुआ, ग्रोथ। मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आप कभी भूलो नहीं। पॉइंट था हमारा GFTC सैंपल, GFTC सैंपल। तो जी से कौन सा हो गया, ग्रोथ। नंबर 2, सेकंड होता है हमारा किससे, F, इसको बोलते हैं कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन। अकाउंट्स पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ जी सर। अब बड़े ध्यान से सुनना, कैश फ्लो पोजीशन जो होता है आपका, इसमें 3 एक्टिविटी होती है। कितनी एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ही नेगेटिव है, कैश फ्लो कैसा है, नेगेटिव है, माइनस में आ रहा है, तो डिविडेंड मत दो ना यार। पहले आपके पास पैसे की कमी चल रही है तो डिविडेंड क्यों दे रहे हो, तो इस केस में डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है तो आप डिविडेंड दे सकते हो। आपको एक बस छोटी सी बात याद रखनी है, हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से डिफरेंट है, हर पॉइंट किसी और को बेसिस नहीं लेता। जब आप एक पॉइंट की बात करोगे तो दूसरा पॉइंट आप कंसीडर नहीं करोगे, हर पॉइंट अपनी थ्योरी खुद से देता है। सेकंड पॉइंट कौन सा है, एफ से कैश फ्लो पोजीशन, कौन सा है, तो या तो कैश फ्लो कैसा होगा, पॉजिटिव, या फिर कैसा होगा, पॉजिटिव है तो डिविडेंड दे दो, नहीं है तो मत दो। डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। बोलो बात समझ में आया, क्लियर है? इससे आसान नहीं हो सकता है पढ़ने का तरीका, इससे इजी नहीं हो सकता इसको प्रेजेंट करने का तरीका। आपका 1 मार्क्स भी नहीं घटेगा इधर से। GFTC सैंपल, रिपीट करो, GFTC सैंपल। तो सबसे पहले जी से हमने कौन सा किया, ग्रोथ, एफ से कैश फ्लो पोजीशन, टी से आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, लिख दिया। टी से होता है टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, बड़े ध्यान से सुनना। क्या होता है, इधर देखो, कंपनी है, कंपनी ने डिविडेंड बांटा हजारों शेयर होल्डर को, लाखों को, ऐसे जितने भी लोग थे। तो सौम्य ने भी है ना शेयर में इन्वेस्ट किया था, तो उसको भी 50 रुपए का डिविडेंड मिला। ठीक है, नंदिनी भी सीख रही थी, तो उसने सिर्फ है ना 100-200 रुपए इन्वेस्ट करे थे, तो इसके पास भी 2 रुपए का डिविडेंड आया। ठीक है, मानव ने भी एक शेयर लेके खरीद के रख दिया था, तो इसके पास 1 रुपए का डिविडेंड आया। ठीक है, मान लो इसने ज्यादा खरीद रखे थे, इसके पास 5000 का डिविडेंड आया। ऐसे करके हजारों लोग और थे। ठीक है, तो क्या ये आपकी इनकम है या नहीं है, इनकम है। इनकम पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, 5000 पे मान लो इसके 30% टैक्स लगा, कितना हो गया, 1500। ये जाके सरकार को कितना जमा करा के आ जाएगा, 1500। इसके जैसे लाखों लोग थे। अब 50 रुपए पे 30% टैक्स लगेगा, कितने हो गए, 15 रुपए। 2 रुपए पे तो भाई हालत ही खराब हो जाएगी, कितने हो गए, 7 पैसे।
हद तो तब हो गई जब नंदिनी के पास लेटर आ गया 30 पैसे का। हाँ जी, आपने टैक्स पे नहीं कराया, कितने रुपए का? 30 पैसे का। क्या इसके लिए आपको जेल होगी? क्या इसके लिए कोई ऑफिसर आपके घर आएगा? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके जैसे लाखों लोग हैं जिनके 30-30, 50-50 पैसे का। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम एक एक बंदे से टैक्स लें। तो पता है गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सीधा कंपनी से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? सीधा का सीधा कंपनी से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। किससे टैक्स लिया? सीधा का सीधा कंपनी से। मर्सिडेबल लेके कंपनी से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। किससे टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया? मान लो कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाया। कितने? 5 लाख। तो गवर्नमेंट बोलती है कंपनी तू ही मुझे 30% टैक्स दे दे। तो कंपनी ने 1.5 लाख दे दिए। बचे कितने? बचे कितने? 3.5 लाख। इन्होंने 3.5 लाख आप लोगों को बांट दिए और पता है क्या बोला? आपका टैक्स फ्री है। कैसा है? आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, आपका टैक्स ऑलरेडी जमा हो चुका है। इजी हो गया गवर्नमेंट के लिए। अब बात ध्यान से सुनना, अभी रेट कितनी है टैक्स की? 30%। कितनी परसेंट? आने वाले टाइम में 1 महीने के बाद जब बजट रिलीज होगा तो ये टैक्स रेट 20% हो जाएगी। कितनी परसेंट हो जाएगी? आप मुझे बताओ, 30% पे टैक्स बांट दूं या वेट करूं 20% होने दूं फिर डिविडेंड दूं? वापस समझ लो, अभी कितना परसेंट है? गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा? 1.5 लाख। हाँ, अगर वेट करूंगा तो गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा? सिर्फ 1 लाख। हाँ, तो अभी देना चाहिए, वेट करना चाहिए? सर वेट करो, आज डिविडेंड मत दो, क्योंकि आगे जाके रेट क्या हो रही है? कम। लेकिन मान लो अगर ये 30 से 50% रेट होने वाली है, यानी कि हमें टैक्स 2.5 लाख रुपए देना पड़ सकता है। बेचारे शेयर होल्डर के पास सिर्फ 2.5 लाख आएगा, तो क्या वेट करें या दे दे? अरे दे दो 30% में जो है सारा का सारा। इसको बोलते हैं टैक्सेशन पॉलिसी, और उस टैक्स का नाम होता है, बुक में नहीं है आपको बता रहा हूं, DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या बोला जाता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बोले बात समझ में आया? सिंपल सी बात, इसको और क्लियर करके आपको दे देता हूं। बात इतनी सी है, टैक्स पॉलिसी के अंदर अगर टैक्स रेट बढ़ने वाली है तो डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड आज ही कर दो। अगर टैक्स रेट कम होने वाली है तो डोंट डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, वेट करो सही समय का। बात समझ में आया? क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा है सबको ये बात। ठीक है, टफ नहीं है, इजी है, बहुत सिंपल सी बात चल रही है। रिपीट कर देते हैं। हमने बात करी GFTC सैंपल, मेरे साथ साथ बोलो सब। रिपीट करो, क्या बोला अपने? GFTC सैंपल। रिपीट करो, GFTC सैंपल। G से ग्रोथ, F से कैश फ्लो पोजीशन, T से टैक्सेशन पॉलिसी, C से होता है कॉन्ट्रैक्ट विद द शेयर होल्डर। कॉन्ट्रैक्ट विद द शेयर होल्डर, कॉन्ट्रैक्ट विद द शेयर होल्डर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इधर देखो ध्यान से। मैं कंपनी, तुम सब इन्वेस्टर्स, तुम सब शेयर होल्डर हैं, तुम सब मुझे पैसे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा, जो पैसा कमाएंगे वापस कंपनी में ही लगाऊंगा, इस कंपनी को इस लेवल तक ले आऊंगा। बस 5 साल वेट करो, 5 साल मुझसे पैसा मत मांगना। प्रॉमिस करो 5 साल पैसा नहीं मांगोगे, 6ठे साल तुम्हें बेस्ट कंपनी बना कर दूंगा, पर 5 साल तक मुझसे पैसा मत मांगना। ऐसा अपन ने क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कर लिया? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो आपको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आए? तो सिंपल सा पॉइंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट विद द शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, अगर शेयर होल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, और अगर आपके पास शेयर होल्डर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। बोलो बात समझ में आया? रिपीट करते हैं, रिपीट करो। GFTC सैंपल। रिपीट करो, GFTC सैंपल, GFTC सैंपल। सबसे पहले G से कौन सा हुआ? ग्रोथ। उसके बाद F से कैश फ्लो पोजीशन, T से कौन सा हुआ? टैक्सेशन पॉलिसी। कौन सा हुआ? टैक्सेशन पॉलिसी। कौन सा हुआ? टैक्सेशन पॉलिसी। फिर C से कौन सा हुआ? कॉन्ट्रैक्ट विद द शेयर होल्डर। कौन सा हुआ? कॉन्ट्रैक्ट विद द शेयर होल्डर। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? इधर देखो ध्यान से। ओलंपिक आए, क्रिकेट का वर्ल्ड कप आया, ठीक है? पिछले 20 साल से वर्ल्ड कप में
पिछले 20 साल से, 2003 से बात कर ले, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, मान लो आपको मानना है इंडिया सेमीफाइनल फाइनल खेलती ही खेलती है, तो अभी वर्ल्ड कप आने वाला है 1 महीने बाद, तो मैं आपसे बस इतना सा पूछना चाहता हूँ, क्या इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचनी चाहिए? हाँ सर फाइनल हम तो चाहते हैं जीते, पहले आउट हो गई तो सर ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ होगी। लेकिन अगर अपन नॉर्मल टीम की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश तो ऐसे बाहर हो गई, अपन स्कॉटलैंड की बात कर लेते हैं या कोई दूसरी टीम की बात कर लेते हैं, तो वो पहुंचती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहुंच जाती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मैं आपसे बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात समझो। एक कंपनी है जो 20 साल से डिविडेंड दे रही है, कितने साल से? 20 साल। कोरोना में भी उन्होंने डिविडेंड दिया, जब मार्केट डूब रहा था तब भी उन्होंने डिविडेंड दिया, अभी 21वां साल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस बार उनको डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? 20 साल से डिविडेंड दे रही है कोई कंपनी, क्या 21वें साल में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? गुडविल है उसकी, स्टेबिलिटी है उसकी, क्या है? अगर इस साल नहीं दिया तो लोगों के मन में क्वेश्चन उठ जाएंगे, इस साल ऐसा क्या हो गया कि डिविडेंड नहीं दिया। तो याद रखना, ऐसे हो जाता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर आप बहुत सालों से डिविडेंड देते आ रहे हो तो आपको आगे भी डिविडेंड देना पड़ेगा फॉर द गुडविल, फॉर द गुडविल। ऐसे कौन सा हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कौन सा हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। बोले बात समझ में आया? एक बार मेरे साथ साथ रिपीट कर दो ना सबके सब जल्दी से। जी से कौन सा? सबसे पहले जी से ग्रोथ, उसके बाद एफ से कैश फ्लो पोजीशन, टी से टैक्सेशन पॉलिसी, फिर सी से कॉन्ट्रैक्ट विद द शेयर होल्डर, एस से स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। बोले बात समझ में? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। दो लोग हैं, ए और बी। ए को मार्केट में सब जानते हैं, सारे बैंक इसको जानते हैं, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जानते हैं, बड़े लोगों के साथ इसका उठना बैठना है। तो अगर ये मार्केट में गया और पैसे मांगने की कोशिश करी, तो जिस दिन भी ये मार्केट में पैसे मांगेगा तो उसको इजीली मिल जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप मुझे बताओ, मुकेश अंबानी किसी बैंक के पास जाके बोलता है मुझे 20 करोड़ का लोन चाहिए, क्या कोई बैंक मना करेगा? खुशी खुशी देगा? आपको लगता है मना करेगा? मुकेश अंबानी या टाटा किसी के पास जाके अगर लोन मांगेंगे तो क्या मना होगा? क्या अडानी का भी लोन मांगेगा तो मना हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ए को सब जानते हैं, वो मार्केट से जब भी पैसा लेना जाएगा उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन बी एक ऐसा बंदा है जिसको कोई भी नहीं जानता, कोई भी जानता। अगर ये मार्केट से लेने गया तो मना कर दिया, बैंक ने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इसने भी पैसा कमाया, अर्न किया, और इसने भी पैसा अर्न किया। आपको क्या लगता है किसको पैसा बचा के रखना चाहिए, ए को या बी को? बी को, क्योंकि ए को तो जब भी जरूरत पड़ेगी वो मार्केट से मांग लेगा, लेकिन बी को कोई, बेटा जो कमाया ना संभाल के रख, आगे जाके काम आएगा। इसी को बोलते हैं, ए से होता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। लिखो जल्दी से, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर आपको एक्सेस टू कैपिटल मार्केट है, अगर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट है तो डिविडेंड दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक्सेस टू कैपिटल मार्केट नहीं है तो डिविडेंड मत दो। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आया? रिपीट करा रहा हूं आप लोगों को, मैंने क्या देखा था? जीएफ, टीसी, सैंपल, जी से ग्रोथ, एफ से टी से सी से कॉन्ट्रैक्ट विद द शेयर होल्डर, एस से ए से एम से होता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन या स्टॉक मार्केट कंडीशन बोल सकते हैं, स्टॉक मार्केट कंडीशन। बड़े ही ध्यान से सुनना, ऐसी कंपनी जो डिविडेंड देती है ना तो मार्केट में उसका नाम हो जाता है कि यार इस कंपनी ने तो डिविडेंड दिया था, और उसकी मार्केट की प्राइस क्या हो जाती है। मैं आपसे बस एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, अक्षय खन्ना अभी अगर कोई मूवी करेगा तो प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा कम करेगा? वाई? क्योंकि इसकी मूवी चल गई। सनी देओल ने जैसे ही गदर 2 करी थी तो बॉर्डर 2 में उसकी रेट अपने आप बढ़ गई, हुई थी? बात समझ रहे हो? धुरंधर 2 आएगी तो सिंपल सी बात बताओ, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी कम होगी? क्यों होगी? बात समझ रहे हो? सिंपल सी बात है, जिस भी चीज़ की डिमांड होगी तो चलेगी। ऐसे ही बात होती है, अगर आपकी कंपनी डिविडेंड देती है तो आपकी प्राइस बढ़ जाती है, और अगर डिविडेंड नहीं देती तो प्राइस नहीं बढ़ती। आप सब कंपनी के मालिक हो, शेयर होल्डर हो, आप क्या चाहते हो? आपकी कंपनी की प्राइस बढ़े। आप कंपनी के कौन हो? डायरेक्टर हो।
आप क्या चाहते हो, प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े? तो आप चाहते हो बढ़े तो डिविडेंड दे देना चाहिए, और आप चाहते हो नहीं नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इंक्रीज द प्राइस, दिस इज नॉट अ, आपको क्या लगता है बॉर्डर अभी बनी होगी या पहली बन चुकी होगी? पहले ही। तो फिर अब का वेट क्यों किया 26 जनवरी का? किसका वेट किया? समझ रहे हो? मतलब हर हीरो, हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वेट करता है कि एक ओकेशन ऐसा आ जाए जहाँ पे भैया वीकेंड भी आ जाए, छुट्टियां भी आ जाए और धमाधम सेल खिंच जाए, यही होता है। तो बात यहाँ तक नहीं है कि कब प्राइस बढ़ानी है। तो अगर आपको अभी प्राइस बढ़ानी है तो डिविडेंड दे दो, आपको प्राइस नहीं बढ़ानी तो डिविडेंड मत दो। इसी को क्या बोला जाता है? स्टॉक मार्केट कंडीशन। क्या बोला जाता है? स्टॉक मार्केट। इफ इंक्रीज द प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इफ नॉट इंक्रीज तो डोंट दो, मत दो। ठीक है। अगेन आप लोग जब अकाउंट्स पढ़ते हो तो अकाउंट्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो आपको बनाने ही पड़ते हैं। प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय के लिए जाएगा ही जाएगा, है ना। अगर आपकी फैक्ट्री होती है तो अलग से कुछ फंड हो जाते हैं। कंपनसेशन एम्प्लॉय का है तो आपको देना ही पड़ेगा। अभी आप क्या पार्टनरशिप पढ़ते हो, कंपनी के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ते, आप कंपनी की सिर्फ जर्नल एंट्री पढ़ते हो 12th के अंदर। आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, बैलेंस शीट तो बस वो नाम की आती है। रियलिटी देखा जाए तो आपसे कंपनी की बैलेंस शीट P&L नहीं बनवा रहा वो, आपसे सिर्फ जर्नल एंट्री करके उसके ट्रीटमेंट मांगता है, यही होता है ना। हाँ, बात इतनी सी हो रही है कि अगर कंपनी का लीगल प्रोविजन है, बनाना है, तो उस अमाउंट पे आप डिविडेंड दे नहीं सकते, उस अमाउंट पे आप डिविडेंड। लेकिन आई एम अ प्राइवेट कंपनी, मुझे कोई कंपनसेशन या कोई रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं डिविडेंड इजीली दे सकता हूँ। बात यह है क्या लीगल प्रोविजन बनाना है? इफ यस तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते, इफ नो कोई रिजर्व नहीं बनाना देन डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। बात समझ में आया? तो इसको बोलते हैं लीगल प्रोविजन। क्या बोल देते हैं? लीगल प्रोविजन। मैंने एक मिस कर दिया क्या? पी है ना? हाँ ठीक है, रिपीट करते हैं। GFTC सैंपल, टी से देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं डिविडेंड मिलेगा किसको? शेयर होल्डर्स को। किसको मिलेगा? तो शेयर होल्डर से पूछ लो ना, तुम सब शेयर होल्डर हो, मैं पूछ लेता हूँ बताओ डिविडेंड चाहिए क्या? तो तुम हाँ बोल देते हो तो डिविडेंड दे दो, तुम ना बोल देते हो तो डिविडेंड मत दो। तो पी से हो जाता है प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर। क्या बोल देते हैं? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। जैसा शेयर होल्डर बोले, अगर शेयर होल्डर बोलते हैं यस तो डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, अगर वो बोलते हैं नो तो डोंट डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। नाउ क्वेश्चन अराइज, सर कौन सा शेयर होल्डर मना करेगा डिविडेंड देने के लिए? किसको कम, किसको पैसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। अब बड़े ही मान लो आज मार्केट में मंदी चल रही है, मार्केट नहीं चल रहा अच्छा, तो पता है शेयर होल्डर क्या बोलेगा? साहब अभी पैसे मत दो कंपनी वालों, अभी तुम दोगे फालतू में लगा ही नहीं पाऊंगा कहीं, तो बेटर है दिस इज नॉट अ राइट टाइम, अभी अपने पास इन्वेस्ट रखो, बाद में जब मार्केट बढ़े तब हमें दे देना ताकि हम खर्च कर सकें। बात समझ में? मान लो मेरे घर में अगले साल शादी है तो मैं इस साल पैसा रख के क्या करूंगा? बोले मत दो, बाद में देना। तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। बात समझ में आई? और लास्ट हमारा बन जाता है दैट इज ई, इसको बोल देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। जल्दी लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग बड़े ध्यान से देखो, आप खुद बता पाओगे, मुझे जरूरत ही नहीं है। एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। ए कंपनी के मैं आपको 5 साल के प्रॉफिट्स बता रहा हूं। पहले साल 100 करोड़ कमाए, फिर 110 करोड़, फिर 95 CR, फिर 107 CR और लास्ट ईयर उसने कमाया 1110 CR। ठीक है, तो ये पिछले 5 साल के उसके प्रॉफिट है। बी कंपनी की बात करें तो 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर 3 करोड़ का लॉस हो गया, फिर 0, फिर 10 करोड़ का लॉस और पिछले साल उसने 12 करोड़ कमाए हैं। तो लास्ट अगर इनका डिविडेंड देखा जाए तो ये रहा 110 और 12 करोड़ प्रॉफिट है उनके पास। बात तो ये क्या एक कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए क्या? आंसर इज यस, दे देना चाहिए। अरे क्यों? बोले पैसे का, अरे अगले साल फिर कमा लेंगे। बोले क्यों कमा लेंगे? बोले हर साल कमाते हैं, स्टेबिलिटी अपनी प्रॉफिट में, तो अपनी अर्निंग में क्या है? स्टेबिलिटी। बी कंपनी के बाद बताओ कितना कमाया है? क्या दे देना चाहिए, रखना चाहिए? भैया रख ले, पता नहीं फिर तेरे को प्रॉफिट कब हो। बात समझ रहे हो? तो अगर आपकी अर्निंग में स्टेबिलिटी है
तो डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, अदरवाइज डोंट डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? क्लियर है क्या? पक्का बात समझ में आई? सर अगर आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं ना, तो आप ये मान लो मेरी साइड से आपके 6 नंबर 110% कन्फर्म है, क्योंकि एक 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पक्का आता है, कोई नहीं रोक सकता इसको। ये 3 में से हर साल आया है, आगे भी आएगा। बता देता हूँ कौन कौन से, प्रैक्टिस करना इसकी थोड़ी सी कर सको तो। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल और फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। बोलो बात समझ में है? क्लियर है? ये 3 थे, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। मैं इनके पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इसकी फिर एक फोटो लेके रख लेना ताकि आप इसको आराम से घर पे बना सको। देखो ध्यान से ऐसे देखना। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में मैंने आप लोगों को समझाया क्या? जीएफ, टीसी, सैंपल, यही समझाया, यही समझाया। फिर मैंने आपको वर्किंग कैपिटल में क्या समझाया था? वर्किंग कैपिटल में मैंने आप लोगों को समझाया एसपी, इग्नोर एससी, और मैंने आपको फिक्स कैपिटल में जो समझाया वो था जीटी में फंड्स, यही समझाया। फिर मैंने आपको एक एक करके बताया, जी से क्या होता है? ग्रोथ, एफ से था कैश फ्लो, टी से टैक्सेशन पॉलिसी, सी से कॉन्ट्रैक्ट विद शेयर होल्डर, एस से स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। फिर पी से कौन सा था? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, लीगल प्रोविजन और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। सर याद रखना 2 स्टेबिलिटी की बात हुई है, एक तो एस पे और एक ई पे, दोनों पे स्टेबिलिटी है। तो पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है और इस वाले से स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है। खत्म हुआ ये वाला। फिर मैंने आपको कराया था एस पे इग्नोर, एस से हो गया था सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, नेचर, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इग्नोर में ई इग्नोर, सीजनल फैक्टर, क्रेडिट अलाउड, अच्छा सी से एक हो गया था साइज ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट अवेल और क्रेडिट अलाउड। ये खत्म होने के बाद अपन ने बात करी थी एक और टॉपिक की, दैट इज जीटी फंड। जी से हो गया ग्रोथ, टी से चॉइस ऑफ टेक्निक, एफ से हो गया था फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, नेचर, साइज, डाइवर्सिफिकेशन। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका मतलब आप सीखना चाहते हो मैं बता दूं एक बार। क्लियर है? पक्का? डन? अदरवाइज रिकॉर्डेड है आप लोग के पास, कभी भी आप इसको देख के कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए थे। एक छोटा सा टॉपिक और कराऊंगा आज की क्लास के लिए, बड़े ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है, आसान है, समझ में आ जाएगा। इधर देखना, कौन से डिसीजन होते हैं? इधर देखो, कौन से डिसीजन होते हैं? रिपीट करो, कौन से? 2 होते हैं, शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कितने होते हैं? कौन कौन से? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब ऐसे छोटे छोटे स्टॉक, इन्वेंट्री, ये सारी चीज मस्ती में जाता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनो। मान लो कि मैंने ना गलती से ब्लैक मार्कर खरीद लिया, खरीदना रेड था, और अब कोई नहीं, हटा दो, दूसरा ले आओ, खत्म, वेस्टेड, ठीक है, कहीं और यूज ले लेंगे। शॉर्ट टर्म है ना, इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते हैं, ये आपको बर्बाद नहीं करते, आप उनको चेंज कर सकते हो। बात समझ में आया? क्योंकि क्या है, मैं पानी की बोतल गलत ले आया है, मार्कर गलत ले आया, फोन कवर गलत ले आया, ट्राइपॉड गलत ले आया, बल्ब गलत ले आया, वाईफाई गलत लगवा लिया, अरे सब शॉर्ट टर्म है यार, चेंज कर लेना। इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट। क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं? क्यों बड़े होते हैं? अब लॉन्ग टर्म डिसीजन बताऊं क्या है? जस्ट एक एग्जांपल सोचो, मैंने बोला यार कि मैं पढ़ा ठीक रहा हूँ, बीएसटी की रिक्वायरमेंट भी है, कोई और पढ़ा भी नहीं रहा, तो मैं एक कॉलोनी में क्यों पढ़ाऊँ?
तो मैं सोचता हूँ कि ये वाला सेटअप बंद करके मुझे राजा पार्क में स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो 3-4 साल से जितनी भी मैंने अर्निंग करी है उन सबको इकट्ठा करा और राजा पार्क में एक बिल्डिंग खरीदी। तो वो बिल्डिंग मुझे मिली 12-13 करोड़ की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जो मैं सेटअप स्टार्ट करूँगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह स्मार्ट बोर्ड, नए टीचर्स बुलाना, 12 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, पार्किंग इश्यूज जो होते हैं सारे सॉल्व करवाए, रोड आसपास की ठीक ठाक कराई, सारी चीज़ें करी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, खूब एडवर्टाइजमेंट करके 20-25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या ये लॉन्ग टर्म है या नहीं? क्या एक दिन का इन्वेस्टमेंट है क्या मेरे? तो कैसा है? लॉन्ग टर्म। कैसा है? लॉन्ग टर्म। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो नहीं चला, अगर वो नहीं चला, तो ना तो मैं यहाँ का रहा क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेच के वहाँ स्टार्ट करी थी, ना वहाँ का रहा। तो मुझे बताओ लॉन्ग टर्म डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों है? सबसे पहला, इसके 4 रीजन है। कितने रीजन है? 4। बड़े ही ध्यान से सुनना, क्यों है? सबसे पहला रीजन, ह्यूज फंड इन्वॉल्व, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है इसमें। बात समझ में है? ह्यूज फंड इन्वॉल्व। नंबर 2, हाई रिस्क, रिस्क बहुत ज्यादा होता है इनमें। कैसा होता है? रिस्क बहुत हाई होता है। नंबर 3, मुझे एक बात बताओ, अगर वहां मैं राजा पार्क में गया और मान लो वहां मेरी टीचिंग चलने लग गई, राजा पार्क में मान लो स्टूडेंट तो एक सब्जेक्ट का 30,000 भी पे करने को रेडी है, पूरे जयपुर से मार्केट में खबर चली गई, यहाँ से भी बच्चे राजा पार्क आ रहे हैं, मैं एट ए टाइम 500 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, पूरे जयपुर में फेमस, इंडिया में फेमस, वो तो सक्सेसफुल हो जाएंगे एकदम से? नहीं हो गए। और नहीं चला तो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं रिपीट कर देता हूँ, ओवरऑल profitability of organization depend upon long term investment decision। बोलो बात समझ में? कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और लास्ट देखो, ये मार्कर गलत लग गया, क्या करूं? दूसरा ले आओ। राजा बाग में बिल्डिंग खरीदी थी, गलत निकल गई, दूसरी ले लूं? कहां से लाऊं बाबा 24 करोड़ है? तो ये डिसीजन कैसे होते हैं? इररिवर्सिबल। कैसे होते हैं? इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते सर। एक बार आपने कर लिया तो आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते आसानी से, तो इनको बोलते हैं इररिवर्सिबल। ये 4 रीजन होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना, क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंपॉर्टेंट है? तो कितने रीजन है बताओ? 4। मेरे साथ साथ बोलो, देखो ध्यान से। बहुत ज्यादा पैसा, तो क्या बोलेंगे? ह्यूज फंड इन्वॉल्व। रिपीट करो, ह्यूज फंड इन्वॉल्व। पैसा ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा, पैसा ज्यादा तो हाई रिस्क। कैसा होता है? हाई रिस्क। मैं सक्सेसफुल हूंगा या फेलियर हूंगा इसी बात पे डिपेंड करता है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और लास्ट, ये डिसीजन कैसे होते हैं? इररिवर्सिबल। आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आया क्या? क्लियर है? ठीक है, दैट्स इट।